Good afternoon, sir. Good afternoon. Happy Children's Day. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. तो भाई तो लास्ट क्लास में कल की क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातें कर रहे थे ना। Yes, sir. हेलो। और इसमें आपको बताया गया कि एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, और साथ में ये भी बताया गया कि बोर का जो मॉडल है इट इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना। यानी कि लाइमन, बाबर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व करी गई थी प्रैक्टिकली, जिनको कि 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, उनको एक्सप्लेन करने में जो है बोर का जो मॉडल था दैट वाज सफिशिएंट। ठीक है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए थोड़ी सी बातें हम लोग जो है वो ये कर लेते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एटम है अगर, तो उस एटम के लिए, बल्कि हाइड्रोजन के लिए एटम छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन के लिए जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट है उनमें से 4-5 एनर्जी स्टेट का अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप याद रखते हो तो भी आपको प्रॉब्लम में काफी हेल्प होता है ना। तो ये केवल एनर्जी लेवल की वैल्यूज हम बता देते हैं, देन आफ्टर हम लोग आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, है ना। Yes, sir. एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है यानी इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है दैट इज माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो याद ही रखना है। सेकेंड ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन है यानी इक्वल्स टू 2 में है तो उसकी एनर्जी होती है माइनस का 3.4, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है यानी इक्वल्स टू 3 के लिए माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, यानी इक्वल्स टू 4 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो तकरीबन आपको मिलता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक और याद रख सकते हैं यानी इक्वल्स टू 5।
n इक्वल्स टू 5 के लिए जो एनर्जी लेवल है 25 से डिवाइड करना भाई जरा इसको 13.6 को 1 मिनट में डिवाइड करता हूँ 13.6 डिवाइडेड बाय 25 तो 0.54 मिलता है माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कम से कम आप ये 5 एनर्जी स्टेट का एनर्जी का जो लेवल है इसको भी आप अपने दिमाग में कहीं कोने में रख लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान काफी इससे जो है वो आपको सुविधा रहती है। अब आ जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इस पे। ठीक है, क्यों नहीं खुल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए। A positive ion having just one electron ejects it if the photon of wavelength 228 angstrom or less is absorbed by it. Identify the ion. क्वेश्चन नंबर 10 हो रहा है? यस सर। आपसे प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि 22.8 नैनोमीटर वेवलेंथ की अगर लाइट को यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम इस पे इम्पिंज कराते हैं तो वो पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन लाइक आयन है दैट कैन बी आयनाइज्ड। ठीक है, नेचुरल है कि कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो आपको बताया ही है कि आपको ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग करना है भाई। ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये लिखना आपको बताया है। कैसे लिखते हैं भाई? जेड स्क्वायर ई नॉट से लिखा जाता है ना,
यस सर। ग्राउंड स्टेट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। और ये हमारे इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो फोटॉन है उसकी एनर्जी के बराबर हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन, है ना। और ई नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 13.6 है, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट यानी कि 1240 डिवीजन में 22.8 डिवाइडेड बाई 13.6, है ना। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है, जरा देखिए। 1240 डिवाइडेड बाई 22.8 डिवाइडेड बाई 13.6, तो ये आपको मिलता है तकरीबन 4 के, है ना, लगभग 4 के आसपास का ये वैल्यू मिलता है। यानी कि जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। जेड इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा आयन कैसा है, ये He प्लस आयन आइडेंटिफाई हो गया। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये 12 जरा देखिए। हाइड्रोजन एटम in a state having binding energy this। अब ये बाइंडिंग एनर्जी 0.85 कहाँ का होगा, एन इक्वल्स टू किसके लिए, अभी आपको हमने डिफरेंट एन के करेस्पॉन्डिंग बता रखा है कि अलग अलग एनर्जी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन। Yes, sir. 4 kite. हाँ, तो एन इक्वल्स टू 4, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा वो एन इक्वल्स टू 4 का 0.85 होगा। Makes transition to a state with excitation energy of 10.2। अब जहाँ के लिए एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 का है वो स्टेट को ट्रांजिट कर रहा है। अब ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए अगर आपको ये जो सीक्वेंस बना के दिया है हाइड्रोजन के लिए ये याद रहे तो काफी कुछ सुविधा रहेगी, है ना। तो आपको दिख रहा है कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। Yes, sir. यस। यानी कि जो आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्साइटेशन एनर्जी दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल ऑर्बिट है दैट इज n इक्वल्स टू 2, है ना। और बाइंडिंग एनर्जी आपको जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया गया। तो इनिशियल ऑर्बिट किस में है भाई, ये n इक्वल्स टू 4 में है, ठीक है। तो एक तो यही आपसे पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर ऑफ द अपर एंड द लोअर एनर्जी स्टेट इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। तो n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 का ट्रांजिशन है, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। अब आपको दूसरे में पूछा गया कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। अब वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन के लिए आपको n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 में हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास जानकारी क्या है कि दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, है ना। तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो गया, E4 माइनस का E2 दैट इज माइनस का 0.85 माइनस का माइनस 3.4। तो इसमें से इसको घटा दो भाई, तो कितना बन जाता है, 5 हो जाएगा ये, और 13 में से 8 गया 5,
2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ रहा है क्या? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे इस पर्टिकुलर फोटान की जो है वो एनर्जी हो गई। वेवलेंथ आपको बताना था, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? 1240 डिवीजन में 2.55, ये हमारा क्या मिल जाएगा? नैनोमीटर में आंसर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो 1240 डिवाइडेड बाई 2.55, ये होता है 486.27 नैनोमीटर, या 486 आप लिख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये 14 नंबर देखिए जरा करिए। Sir, कौन सा? 14, a hydrogen atom in state n equals to 6 makes 2 successive transition and reaches the ground state. In the first transition, a photon of 1.13 electron volt is emitted. Find the energy of photon emitted in the second transition. What is the value of n in intermediate state? हमसे इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि एक हाइड्रोजन एटम है, यानी इक्वल्स टू C6 स्टेट में है, और यहाँ से ये एक इंटरमीडिएट स्टेट Ni में जंप करता है ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जो फोटान निकल रहा है उसका जो एनर्जी है 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, यानी इक्वल्स टू 1 में जंप कर रहा है। आपको बताना है कि इस फोटान की एनर्जी क्या है ना, और साथ में ये बताना है कि ये इंटरमीडिएट स्टेट कौन सा है। Sir, n equals to 3. अच्छा, यानी इक्वल्स टू 3 में आए। और इस वाले फोटान की एनर्जी 1.51. 1.51, बहुत कम आ गया। फोटान की जो एनर्जी है पहले वाले की, वो आपके पास जानकारी 12.09 है? 12.09 अच्छा, 12.09, yes ठीक। एनर्जी आपका फोटान जो पहले वाले का है, ये अगर आपको लिखना है तो माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस माइनस प्लस 13.6
डिवाइडेड बाई NI का स्क्वायर लिखोगे। इंटरमीडिएट जो हमारा लेवल है उसका क्या इंफॉर्मेशन होगा वो जानकारी में आ जाएगी। तो यहाँ से आपको मिला कि NI का जो स्क्वायर है वो लिखा जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई 1.13 प्लस 13.6 डिवाइडेड बाई 6, 13.6 डिवाइडेड बाई 6 ना। अब जरा देखते हैं कि कैलकुलेशन दे क्या रहा है। 13.6 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 नहीं, 6 का स्क्वायर ना। Yes, sir. 36. ये आपको मिल गया 0.37, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 1.13 प्लस 0.37, तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.13 प्लस 0.37, ये 1.5 मिल गया, और 13.6 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये लगभग 9 मिल गया आपको। यानी कि NI की वैल्यू आपको मिल गई कि ये 3 है। ठीक है ना। यानी कि 6 से थर्ड में पहला वाला जंपिंग हुआ है। अब ये वाले फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी ये आपको लिखना है। तो यानी कि 6 की एनर्जी के लिए यानी कि हाँ जी, तो ये हमको NI की वैल्यू 5, NI का स्क्वायर की वैल्यू 9 मिली, तो NI की वैल्यू 3 हो गई। यानी कि जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसका क्वांटम नंबर 3 का है, यानी कि 6 से 3 में जंप हुआ था। और ये यानी कि 6 में जो एनर्जी है वो आपको मालूम है कि 6 माइनस का 3.7 से लिखा जाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो आपको मालूम है कि एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल इज Minus 13.6. 13.6। तो इसमें से इसको घटा दें और फिर इसमें से 1.33 को घटा दें, तो ये वाले फोटॉन की एनर्जी हो जाएगी, है ना। एनर्जी ऑफ फोटॉन 2, एनर्जी ऑफ फोटॉन 2 जो होगा वो लिखा जाएगा माइनस का 3.7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 माइनस 1.13, लिख सकते हैं ना। है? या डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई। आपको यानी टू 3 मिल चुका है, और यानी टू 3 का एनर्जी लेवल भी आपको याद है ना। यानी टू 3 का एनर्जी लेवल क्या होता है यहाँ का, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। और यहाँ का है 13.6, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द सेकंड फोटॉन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ सेकंड फोटॉन विल बी माइनस का 1.51 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। दोनों से न्यूमेरिकल वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी सेम ना।
माइनस का 0.37 है, ये 3.7 है, 0.37। Yes, sir. 0.37. हाँ, ठीक है। तो ये आप दोनों में से कोई भी तरीके से निकाल लीजिए, ये आपका आंसर है। हम्म। ये 31 देखो तो जरा। A beam of monochromatic light of wavelength lambda ejects photoelectron from a cesium surface. These photoelectrons are made to collide with the hydrogen atom in ground state. Find the maximum value of lambda for which hydrogen atom may be ionized. Hydrogen atom may get excited from the ground state to the first excited state, and the excited hydrogen atom may emit the visible light. ये 3 पार्ट है प्रॉब्लम के। अब इस प्रॉब्लम में आपको बोला क्या जा रहा है कि एक सीजियम की प्लेट है जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको दी गई है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और इस पे एक फोटॉन टकराया जा रहा है जिसका वेवलेंथ मान लीजिए आपने बोला कि लैम्डा का है, और उस फोटॉन से वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जा रहा है एक हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट का है उसको आयनाइज करने के लिए। पहले पार्ट में आयनाइज करने के लिए तो बताना है कि ये वेवलेंथ की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से आयनाइज हो जाए। इंफॉर्मेशन क्या बनेगी आपको इस प्रॉब्लम को करने के लिए? अगर इस एटम को आयनाइज होना है भाई, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें से जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे इस हाइड्रोजन एटम के आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है, तो ऐसी संभावना है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जाए, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए और उसके इन्फ्लुएंस में वो इलेक्ट्रॉन एटम से डिटैच हो जाए, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम आपका आयनाइज हो जाए। ठीक है ना?
यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन है वो पहले पार्ट के लिए हमारे इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होना चाहिए, है ना। और ये इक्वल होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। तो जो फोटॉन यहाँ पे आके टकरा रहा होगा इस मेटल के प्लेट पे, उसकी एनर्जी अगर लिखना चाहते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी होती है? हाइड्रोजन की 13.6. 13.6। और इधर से ये वर्क फंक्शन आके इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 1.9 ऐड हो गया। तो जो फोटॉन आके टकरा रहा है उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन में आती है कि इट शुड बी एटलीस्ट दिस वन, है ना, जो कि दोनों का सम से लिखा जाना है। तो 9 6 15 के 5 5 और 1। तो आपको दिखता है कि 15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये टकराने वाले फोटॉन की एनर्जी है तो ऐसे केस में ये इस सीजियम प्लेट से ऐसा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है जिसकी एनर्जी जो है वो इस आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो। अब फोटॉन की एनर्जी मालूम हो जाए तो वेवलेंथ आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? 1240 डिवीजन में एनर्जी ऑफ फोटॉन। वेवलेंथ हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डिवाइड करके देख लो भाई वेवलेंथ क्या आता है। Sir, 80 है. Yes, sir. हाँ, तो 1240 डिवाइडेड बाई 15.5, ये आपको मिल गया 80 जूल, 80 नैनोमीटर जूल का है, 80 नैनोमीटर। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है? दूसरे पार्ट में ये बोला जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करा दे। एक्साइट करा दे मतलब इस फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर हो? जो हमारे इस ग्राउंड स्टेट के हाइड्रोजन एटम है उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी आनी चाहिए उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उसको वहां से स्केप करा सकेगा ना। एनर्जी ऑफ द फोटॉन कितना Yes, sir. होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर होना चाहिए? इसका एक्साइटेशन एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के ना। अब हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपको मालूम है कि 10.2 की है ना, और प्लस वर्क फंक्शन इसका Yes, दिया ही sir. होगा। वर्क फंक्शन कितना था? 1.9। तो ये हो गया 11 1 12 12.1। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे यहाँ से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आपसे क्या पूछा गया है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन है।
क्या लिख दिया? एनर्जी ऑफ फोटॉन है ये, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर्ड है प्लस वर्क फंक्शन। तो वेवलेंथ कैसे लिखोगे भाई? 1240 डिवीजन में 12.1 नैनोमीटर। ट्वेल्व पॉइंट वन। वन 102.48 नैनोमीटर। ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब तीसरे पार्ट को कैसे करना है जरा ये सोच के बताओ। द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में इमिट विजिबल लाइट। यानी कि हमको इस हाइड्रोजन एटम को कहां तक ले जाना है? n is equal to 2 तक। एक ने बोला यानी वस्तु 2 तक, यानी वस्तु 2 तक ले जाएंगे तो ये विजिबल लाइट निकालेगा So greater than 2. ग्रेटर देन 2, यानी Yes. कि 3, एटलीस्ट 3। Yes, sir. At least है ना? 3. क्योंकि आपको बताया गया है कि बामर सीरीज ही विजिबल रीजन का होता है, यानी कि Yes, sir. बामर सीरीज को पाने के लिए फाइनल जंपिंग किस में होती है भाई? यानी वस्तु 2 में होती है। तो एटलीस्ट 3 तक ले जाएंगे तभी तो वो रीजंप कर सकता है 2 में, और वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगी दैट कैन बी इमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यानी वस्तु 3 में एटलीस्ट आपको इसको ट्रांसमिट कराना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. तो कितनी एनर्जी का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा भाई? यानी वस्तु 3 तक ले जाने में, तो 3 की एनर्जी है माइनस का 1.51 और माइनस माइनस प्लस 13.6। अगर आप इतनी एनर्जी अपने उस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो ऐसे केस में ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला सीजियम की प्लेट से, वो जब हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करेगा तो उस कोलिजन में वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को लॉस करके उस हाइड्रोजन को यानी वस्तु 3 तक एक्साइट करा सकेगा, है ना? तो 9 हो गया और 0 हो गया और 13 में से 1 गया, 12 हो गया। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? ये हमारे इस इलेक्ट्रॉन की जो है वो एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी होनी चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है प्लस वर्क फंक्शन, तो 12.0609 प्लस वर्क फंक्शन है 1.9। वन पॉइंट नाइन है तो 13.99। लगभग 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का जो फोटॉन है उसका वेवलेंथ कितना होगा?
1240 divided by 40. ठीक है ना? Yes, sir. ये 35 के बारे में सोचना भाई। A neutron moving with a speed v strikes a hydrogen atom in ground state, moving towards it with the same speed. Find the minimum speed of neutron for which inelastic completely or partially collision may take place. The mass of neutron equals to mass of hydrogen. बनता हुआ दिख रहा भाई? सर कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन होगा तो सर दोनों रेस्ट में आ जाएगा ना? यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना है। जैसे पिछला प्रॉब्लम जो अभी कराया उसको देखिए, तो उसमें क्या था कि एक एटम था जिसपे इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर के टकरा रहा था, और उस कोलिजन में वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था दैट वाज लूजिंग द एनर्जी, एंड दैट पर्टिकुलर एनर्जी वाज यूटिलाइज्ड आइदर फॉर एक्साइटेशन और आयनाइजेशन ऑफ दैट एटम। अब यहाँ पे देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम से वो टकरा रहा होगा उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो Yes, आपके sir. पास इंफॉर्मेशन है कि कोलिजन जो हो रहा है उस कोलिजन में जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व हमारा रहना चाहिए। ठीक है ना? कोलिजन में जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए, लेकिन चूंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है
वो एटम के मास के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो इवन कि हम मोमेंटम को कंजर्व कराते हुए एटम से एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ एटम जो मिलेगा दैट विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। और इसलिए हम लोगों ने किया क्या कि जो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी दैट वाज यूटिलाइज्ड फॉर द आइदर आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ द एटम। बात समझ में आ रही है? पूरी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी उसको हम लोगों ने एटम के एक्साइटेशन में या फिर उसके आयनाइजेशन में यूटिलाइज कर लिया था विदाउट वायलेटिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिग्निफिकेंटली न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में, है ना। लेकिन जब Yes, दो sir. ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे होंगे जिनके मासेस जो होंगे वो कंपेरेबल होंगे, जैसे न्यूट्रॉन के साथ किसी हाइड्रोजन एटम का कोलिजन कराने की बात करी जाए या दो हाइड्रोजन एटम का आपस में कोलिजन की बात करी जाए, तो आप वहां पे हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है वो हमारा वॉलेट ना हो, है ना। Yes, बात sir. क्लियर? लीनियर Yes, मोमेंटम sir. का कंजर्वेशन कभी भी वॉलेट होता हुआ आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। अब इधर में देखिए, जो अभी हमने आपको प्रॉब्लम दिया था इसमें दोनों मूव कर रहे थे, है ना, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन जो इधर की तरफ यम मास का था मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, हाइड्रोजन जो यम मास का था वो इधर की तरफ मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। दोनों के मास को बोला गया कि बराबर लेना है 1.67 इंटू 10⁻⁻ का 27 ना, दोनों के मास को बराबर मानने को बोला गया था, ठीक है। तो ऐसे केस में Yes, sir. अगर आप दोनों के करेस्पॉन्डिंग टकराने से पहले मोमेंटम को देख रहे हैं तो 0 है, Yes, sir. ठीक है। तो टकराने के बाद भी जो है वो 0 ही रहना है। तो ऐसे केस में आप चाहो तो पूरा का पूरा जो एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन एटम है दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज क्या था इसका, आयनाइज कराना था कि एक्साइट कराना था, इनइलास्टिक कराना था, है ना। पूरी की पूरी एनर्जी जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे वॉलेट होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है भाई। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके साथ आपके न्यूट्रॉन का जो कोलिजन होने वाला है वो अगर इनइलास्टिक होता है तो इनइलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी है इन दोनों की वो हमारे इस हाइड्रोजन के एक्साइटेशन में कंज्यूम होगी। अब हमको ये मिनिमम भी बतानी है, तो जो मिनिमम एक्साइटेशन की एनर्जी है वो अगर कंडीशन को यूज करते हैं तो उसमें हमारी जो स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी वो मिनिमम की आएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या है, हाफ mv² प्लस हाफ mv²। मोमेंटम कंजर्वेशन वॉलेट नहीं हो रहा, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन को लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है भाई? 10.2 electron. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुणा कर देते हो तो जूल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई मास m 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ना। और ये पूरा रूट के अंदर ये मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो उस केस में इनका कोलिजन जो होगा वो इनइलास्टिक का हो सकेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेटर मैंने ओपन किया, 10.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस का 19 और ये डिवाइडेड बाई 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 27। तो ये आपको क्या मिलता है कि स्क्वायर रूट के अंदर में 9.77 इंटू 10⁻³ 3 3 6 2 8 10⁻8। रूट के अंदर 9.77 एक्सपोनेंशियल 8। तो ये आपको 3.12 के आसपास कुछ मिला, 3.12 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये वो मिनिमम स्पीड है जिससे हमारे दोनों जो पार्टिकल है, हाइड्रोजन का एटम और न्यूट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहे होंगे। तो ऐसे केस में इनका कोलिजन जो है वो पॉसिबल है कि वो इनइलास्टिक हो जाए, और इससे कम अगर स्पीड होगी तो ये कोलिजन इनइलास्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम एनर्जी जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर सकता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। उससे कम का एब्जॉर्प्शन बाय द हाइड्रोजन एनर्जी का पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो जब भी कोलिजन की बात करी जाए और उसमें से आइदर एटम को एक्साइटेशन की या आयनाइजेशन की बात करनी है, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर दोनों जो पार्टिकल जिनकी कोलिजन की बात करी जा रही है वो एक दूसरे के कंपेरेबल मास वाले हैं, तो प्रॉब्लम में पूरी की पूरी एनर्जी डायरेक्टली आप यूज नहीं करिएगा आइदर फॉर आयनाइजेशन और एक्साइटेशन। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में जरूर सोचिएगा। जैसे इसमें तो आपको पूरी एनर्जी को यूज कर लिए तो भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों का पहले से भी मोमेंटम 0 था ना। यस सर। यस सर। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम को जरा देखो तो, थर्टी फोर को देखो जरा। इसमें आप पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं एक्साइटेशन के लिए या आयनाइजेशन के लिए। यहाँ पे आयनाइजेशन की बात करी गई है, तो आयनाइजेशन के लिए पूरी एनर्जी यूज नहीं कर सकते। वहां पे कॉमन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जरूर ध्यान में रखते हुए आगे बात करिएगा। चलिए जरा 34 के बारे में सोचिए तो। 1 मिनट में आता हूँ।
मिला क्या किसी को? हाँ? है? मिला? वर्षा, एक मिनट सर। No, sir. भास्कर, भास्कर कुमार, यस सर, 1 मिनट। चलो देखो फिर। 7.22 into 10⁻⁴। 1 मिनट देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर था 34 ना? यस सर। 34 7.2 10 पे पावर 4, ठीक है। तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन क्या बना कि ये हाइड्रोजन एटम था, दैट वाज एट रेस्ट, और एक न्यूट्रॉन जो है, जो कि सेम मास का मानना है, मास इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg का है। ये मूव करता हुआ जाके इससे टकराता है ना। अब अगर इनका कोलिजन आप ये मानते हो कि कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो आपको मालूम है कि उस पर्टिकुलर कोलिजन में जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है कंप्लीटली इनइलास्टिक में। तो कंप्लीट इनइलास्टिक करा दो भाई, यानी कि दोनों भी 1 की वेलोसिटी से जाने लगे। पहले ये v से जाके मूवमेंट करता हुआ टकराया है, ठीक है। तो मोमेंटम को कंजर्व कराइए, m इंटू वी, दैट इज ट्वाइस ऑफ m इंटू v1। तो v1 की वैल्यू हो गई v/2, सीधे सीधे। तो इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हाफ ऑफ mv² माइनस हाफ ऑफ 2m इंटू v1, यानी कि v/2 का स्क्वायर। तो mv²/4 ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया इसमें, ठीक है ना। और यही जो लॉस हुआ है वही हमारे इस हाइड्रोजन एटम के आयनाइजेशन में यूटिलाइज होगा, यानी कि जितना लॉस हो रहा है वही जो है हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए, क्योंकि इधर में जूल वाली यूनिट यूज कर रहे हैं तो इधर भी जूल। तो V के लिए क्या हो जाएगा? 4 इंटू 13.6
into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 1.67 into 10 to the power माइनस का 27 रूट के अंदर, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे भाया तो ये 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड का मिल जाएगा। यानी कि इस स्पीड से मूव करता हुआ अगर न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जाके टकराता है तो वो हाइड्रोजन एटम जो है आयनाइज हो सकता है। ठीक है, इतना या इससे ज्यादा। सर मतलब जब भी कोलिजन में जो एनर्जी होगी वो मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होगी तो हम वहाँ इनइलास्टिक कोलिजन का देखेंगे। नहीं समझ में आया तुम क्या बोले। सर मतलब जब भी जो एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब हो सकती है वो अगर मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक्साइटेशन के लिए उससे ज्यादा होगी तो सर हम इनइलास्टिक कोलिजन का ही केस वहां पे देखेंगे। हाँ, तो वो कोलिजन इन इलास्टिक हो सकता है। ठीक है, सर मतलब केवल ऐसा और केवल तभी तक। हाँ, केवल और केवल तभी, यस केवल और केवल तभी हो सकता है इन इलास्टिक, अदरवाइज नहीं हो सकता है वो इलास्टिक, अदरवाइज इलास्टिक ही रहेगा। इसीलिए जनरली जो आप थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन करते हैं तो जो कहते नहीं कि कंटेनर में जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं और वो इंसेसेंट मोशन में है, आपस में उनका कोलिजन इलास्टिक है ना? यस उनका सर कोलिजन का आप इलास्टिक मान के चलते हो। इलास्टिक क्यों मान लेते हैं? क्योंकि अगर उसको इन इलास्टिक होना है तो उसके लिए स्पीड बहुत बड़ी चाहिए ना। अब हाइड्रोजन के लिए आपको मिल रहा है कि 10 टू द पावर 5 के रेंज का है। हाइड्रोजन के लिए ही यस 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के रेंज का है उसका एनाइजेशन के लिए। यस सर तो और जो हमारे दूसरे एटम्स या उसी के करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उसके लिए ये स्पीड और भी ज्यादा होगी। ठीक है ना? इसीलिए यस सर जनरली जो थर्मोडायनेमिक्स में आप मान के चलते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत बड़ा नहीं है तो वो आयनाइजेशन नहीं हो पाता है ना, तो वो कोलिजन इलास्टिक है। यस सर यस सर तो अगर कहीं भी इनइलास्टिक कोलिजन एटम टू एटम कांटेक्ट के लिए होना है, कोलिजन के लिए होना है, तो एटलीस्ट जो वहां पे लॉस हो सकता है, और लॉस मैक्सिमम कब हो सकता है? जब कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो यस ना। सर तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में जो लॉस हो सकता है वो उस पर्टिकुलर एटम के लिए जो भी एक्साइटेशन एनर्जी है एटलीस्ट उससे बड़ा होना ही चाहिए या जस्ट उसके बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के वो पर्टिकुलर कोलिजन में इनइलास्टिक बिहेवियर आ सकता है। अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि उस एनर्जी को वो एटम एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, है ना। यस सर क्योंकि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है ना, कंटिन्यूअस रहता है तो थोड़ा भी एब्जॉर्ब कर लेता है, बट यहाँ डिस्क्रीट है इसलिए वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कोलिजन इलास्टिक ही रहेगा। यस अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो ये बोर का पोस्टुलेट नंबर 2 था जिसमें उन्होंने बोला क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना mvr, ये h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बताया ना उन्होंने। ये Yes, sir. जो क्वांटाइजेशन है एंगुलर मोमेंटम का, इसी क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करा डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने जब मैटर वेव की बात करी तो डी ब्रॉगली ने इसी पर्टिकुलर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक दूसरे वे में एक्सप्लेन करा।
कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसका सर्कुलर ऑर्बिट वही हो सकता है जिसके करेस्पॉन्डिंग के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही ये पेरीमीटर ऑफ द सर्किल हो, है ना। अगर ये सर्किल जो ये ट्रेस कर रहा है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, कोई फ्रैक्शन है, तो ऐसे केस में वो स्टेबल एनर्जी स्टेट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर उसको स्टेबल एनर्जी स्टेट को होना है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि ये जो पेरीमीटर है वो उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो। जैसे अगर ये 1 गुना है तो यानी इक्वल्स टू 1 होगा। अगर यही जो पेरीमीटर है वो 2 गुना है उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, तो एक यहां से चल के एक यहाँ और एक यहाँ, ये पूरा नहीं। ठीक है, जैसे ये 2 वेवलेंथ हो गया, 2 गुना हो गया वेवलेंथ का, तो ये इसका स्टेबल ऑर्बिट होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर ऑफ स्टेबल ऑर्बिट जो होगा वो उसके वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के करस्पॉन्डिंग हो। जैसे ये 2 वेव, 3 वेव, 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल है तो ये भी स्टेबल ऑर्बिट होगा, है ना। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन हो जाता है यानी कि वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं रहा, तो ऐसे केस में वो ऑर्बिट स्टेबल नहीं होगी। यानी कि 2πr n ये पेरीमीटर हो गया, और इसका वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच अपान एम बी से लिखते हो तो वी एन, ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है ना, तो इधर में आपको दिख गया ना कि एम वी एन इंटू आर एन दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। आ गया ना वही इंफॉर्मेशन जो इधर में इन्होंने दिया था। ठीक है ना, तो कोई भी ऑर्बिट स्टेबल वही होगी जिसमें कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो उस का इंटीग्रल मल्टीपल पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक हो। वही ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट के रूप में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब आओ थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एक्सरे का। जब कोई भी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जाके किसी मेटल टारगेट से टकराता है, तो आप अगर उस टारगेट के पास में देखेंगे तो एक हाई पेनेट्रेटिंग पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होती है, जिसको सबसे पहले
किसने ऑब्जर्व किया था भाई? WC रोइंजन ने, है ना? WC रोइंजन ने जो है वो सबसे पहले इस पर्टिकुलर फिनोमेना को ऑब्जर्व करा कि जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी मेटल टारगेट से टकराते हैं तो वहां से एक ऐसा रेडिएशन निकलता है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, उस समय तक जितनी भी वेव्स नोन थी या जितने भी रेडिएशन मालूम थे उन सबके कंपैरिजन में उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा था। लेकिन WC रंजन अपने उस एक्सपेरिमेंटेशन में वो जो रेडिएशन वहां से निकल रहा है उस रेडिएशन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बना नहीं पाए कि उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन उनको नहीं बना। इस वजह से जैसे आप मैथमेटिक्स में जब चीजें अननोन हो तो उसको एक्स से दिखाते हैं, तो चूंकि इस रेडिएशन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बन पाया इसलिए इसको एक्सरे का नाम दे दिया गया, है ना? तो एक्सरे जो है इसका नाम इत्तफाकन है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन में न आने के कारण, है ना? यस सर। अब प्रेजेंट में तो मालूम ही है, बेस्ट आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो एक्सरे फिल्म देखे होंगे, है ना? कहीं ना कहीं किसी के घर में किसी के पाँव यस में सर। चोट लगता है और अगर डॉक्टर को लगता है कि मे बी कि उस हाथ पाँव में कहीं फ्रैक्चर होगा तो वो एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए बोलता है ना? Yes, sir. तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है एक्सरे, है ना? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ जितना छोटा होगा उसका पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो जो हमारा नॉर्मल कोर्स में एक्सरे जिसको हम लोग कहते हैं उसका जो वेवलेंथ रेंज होता है ये 0.01 नैनोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर या इसी के आसपास का ये रेंज होता है इसका, है ना? वेवलेंथ का कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, जो वे ऑफ प्रोडक्शन है उसके आधार पे आप एक्सरे कहते हो। वे ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसका? जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मेटल टारगेट से जाके टकराते हैं तो वहां से जो रेडिएशन निकलेगा उसको हम लोग एक्सरे कहेंगे। ठीक है ना? लेकिन मोस्टली जो एक्सरे निकलती है उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा होता है, इस रेंज का होता है, इसलिए हमने आपको ये रेंज बता दिया, लेकिन ये कोई फिक्स रेंज नहीं है। क्लियर है ना? जी सर। जो प्रोडक्शन का तरीका है उसके आधार पे आप इसको एक्सरे कहते हैं। अब जो एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए जो अपरेटस आप यूज करते हैं उसको कूली ने जो है वो डिजाइन करा था और उन्हीं के नाम पे उस अपरेटस को कूली ट्यूब कहते हैं, है ना? कूली ट्यूब जो है क्या हो गया, एक अपरेटस हो गया जिसको कि आप एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि ग्लास का हाईली इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है, ग्लास चैम्बर जो कि हाईली इवैक्यूएटेड,
इसके एक तरफ एक मेटल की प्लेट लगी होती है, जिस मेटल प्लेट को हीट करने के लिए इधर में हीटिंग अरेंजमेंट दिखा दिया हमने, ये मेटल प्लेट को हीट करने के लिए हीटिंग अरेंजमेंट लगा दिया। और इधर में एक मेटल का टारगेट रखा जाता है भाई, जो जनरली जो मेटल टारगेट है वो किसी बेस के ऊपर जो है वो माउंटेड होता है। ये आपका टारगेट हो गया, जिसपे हाईली एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जा करके यहाँ पे बम्बार्ड करेंगे। और इसमें कूलिंग के लिए आप अरेंजमेंट बनाए रहते हैं। इधर से मान लीजिए कि वाटर की सप्लाई दे दिया, और इस पर्टिकुलर प्लेट जिसको कि आप हीट कर रहे हैं और ये जो मेटल टारगेट है, इसके बीच में एक आप बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। मेटल का जो ये टारगेट यूज किया जाता है वो जनरली ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, एज वेल एज ये इसका जो टफनेस है वो भी ज्यादा हो। हाई टफनेस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। और इधर में कूलिंग का अरेंजमेंट होना जरूरी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। तो उस हीट को वहां से कैरी करने की अगर व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो नेसेसरली जो है जो भी मटेरियल आप यूज कर लो टारगेट के रूप में वो मेल्ट हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे कूलिंग का एक अरेंजमेंट बनाए हुए हैं। अब होता क्या है, इधर में जो मेटल की प्लेट रखते हैं उसको सिंपल प्लेट भी डाल सकते हैं, बट जनरली करते क्या है कि उसको थोरियम ऑक्साइड से कोटिंग कर देते हैं, है ना। थोरियम ऑक्साइड की कोटिंग करने से एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ से इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाता है ना। इजी इमिशन को करने के लिए यहाँ से आपने इस प्लेट की मेटल की प्लेट ली है, जिसपे थोरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी, हीटिंग किया तो थर्मानिक इमिशन होगा भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको एक्सेलरेट कराने के लिए हमने एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट और इस मेटल टारगेट के बीच में लगा दिया है। तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हुए जाएंगे और जाकर के ये हाईली एनर्जेटिक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बड़े पोटेंशियल डिफरेंस तक जो है वो एक्सेलरेट कराए गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर के हमारे इस मेटल टारगेट से टकराएंगे। और मेटल टारगेट से टकराएंगे तो पेनिट्रेट करने के प्रोसेस के दौरान उनका मोशन जो होगा वो रिटार्डेड होगा। ठीक है ना। यस सर। पेनिट्रेशन के Yes, sir. प्रोसेस के दौरान उनका जो मोशन होगा वो रिटार्डेड होगा।
और जब रिटार्डेड मोशन होगा तो उस रिटार्डेशन के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जनरेट होंगी। और इधर में जो हाईली इवैक्यूएटेड आपने ग्लास चैम्बर को लिया है उसमें इधर में आप ऐसा मटेरियल लगा देते हैं जो कि एक्सरे को आसानी से एब्जॉर्ब ना करे। जनरली माइका की शीट लगा दी जाती है। तो ये जो रेडिएशन यहाँ से निकला वो रेडिएशन यहाँ से हमारे इस इंस्ट्रूमेंट से बाहर जाएगा कूलिज ट्यूब से, और उस पर्टिकुलर एक्सरे का हम यूज कर सकते हैं अपने किसी भी एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। ठीक है ना भाई? तो ये एक सिंपल सा ऑपरेटस हो गया जिसका यूज करते हो आप एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो इस कूलिज ट्यूब से निकलने वाली एक्सरे है उस एक्सरे को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने से मेरा मतलब है कि जो इधर में एक्सरे निकल रही है उसमें डिफरेंट क्या क्या वेवलेंथ प्रेजेंट है, उन वेवलेंथ को हम रिकॉग्नाइज करें और उनसे एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसका क्या परसेंटेज है उसको हम ऑब्जर्व करें। ठीक है? यानी कि इधर में वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, इसको आप मोनोक्रोमेटिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। और वेवलेंथ के बीच में अगर एक ग्राफ बनाएंगे किसी भी कूलिज ट्यूब से निकलने वाली एक्सरे के लिए तो आपको मिलेगा कि एक मिनिमम वेवलेंथ होगा जिससे छोटे वेवलेंथ का वहां पे उस कूलिज ट्यूब से एक्सरे नहीं निकल रही होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी द लीस्ट वन। देन आफ्टर अलग अलग वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पीक आएगा और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान आपको इसमें ऐसे शार्प हाइप्स भी दिख सकते हैं जगह जगह पे। और इसके बाद ये इन्फिनाइट तक का वेवलेंथ सारा वेवलेंथ आगे प्रेजेंट होगा, बट आगे वाले वेवलेंथ से एसोसिएटेड जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है? यस सर। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन में जो ये कंटिन्यूअस जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ का वेरिएशन है ना, ये तीन जो आपको स्पाइक्स, दो जो स्पाइक्स मिल रहे हैं इनको आप फॉर टाइम भी भूल जाइए। तो ये कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है। तो जहां पे वेवलेंथ के कंटिन्यूअस वेरिएशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड जो एक्सरे होती है उसको आप बोलते हो कंटिन्यूअस एक्सरे। ठीक है ना? और यहाँ पे आपको जो जगह जगह पे स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, इन स्पाइक्स से एसोसिएटेड जो एक्सरे है वो हमारे इस कूलिज ट्यूब में जो टारगेट मेटल यूज किया गया है उस पे डिपेंडेंट होगा कि ये स्पाइक कहाँ मिलेगी, कितनी मिलेगी। ठीक है? और वो उस टारगेट मेटल की पहचान होती है। कैसे होती है वो बताएंगे, है ना? तो इसको आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है? तो एक्सरे जो कूलिज ट्यूब से आपको मिल रही है उसकी दो कैटेगरी हो गई। एक हो गया कंटिन्यूअस एक्सरे और दूसरी हो गई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये जो दोनों एक्सरे यहाँ पे अपीयरेंस में आ रही हैं उनका जो आपके एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान अपीयरेंस हो रहा है उसके कारण जो है वो स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट है।
ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, इसकी जो वजह है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अलग अलग कोलिजन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करी जा रही है विच इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द एक्सरे, वो इसका कारण है। ठीक है ना? Yes, sir. इट इज ड्यू टू loss of energy of colliding electron during penetration in target metal। ठीक है ना? ये टारगेट मेटल में पेनिट्रेशन के दौरान जो एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसके इन्फ्लुएंस में ये प्रोड्यूस होती है। अब देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि जो वोल्टेज यहाँ पे लगाया आपने V0 का लगाया, अगर जो कि एक्सेलरेट कराने के लिए लगाया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? E इंटू V0। EV0, यस सर। अगर ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है, ये पूरी एनर्जी जो है वो अगर सिंगल कोलिजन में ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो पूरा फोटान में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो दैट पर्टिकुलर फोटान विल बी द मोस्ट एनर्जेटिक फोटान। तो भाई यस सर। इलेक्ट्रॉन अपने कोलिजन में अपने से ज्यादा एनर्जी का तो फोटान प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। मैक्सिमम जो एनर्जी Yes, उस sir. फोटान की हो सकती है वो तो उस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है। तो अगर पूरी की पूरी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो फोटान में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटान मिल रहा होगा उसका वेवलेंथ जो होगा वो आपके इस ऑपरेटर्स के सेटअप के लिए मिनिमम होगा। Yes, sir. उससे छोटा वेवलेंथ उस सेटअप के लिए नहीं प्रोड्यूस होगा, एंड दैट वेवलेंथ इज नोन एज कट ऑफ वेवलेंथ। जो यहाँ पे आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, दैट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं? कट ऑफ वेवलेंथ, है ना? ये हमारे उस इंस्ट्रूमेंट में कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है उस पे डिपेंडेंट है सोनली कट ऑफ वेवलेंथ। जब E इंटू V0 एनर्जी ऑफ फोटान हो जाए SC अपॉन लैम्डा, लैम्डा का मतलब लैम्डा कट ऑफ लैम्डा नॉट कर देते हैं, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू हो जाएगी SC बाई E इंटू V0 या SC बाई E 1240 डिवीजन में V0 और इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 आएगा ये। ठीक है ना? Yes, sir. ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है भाई, ये तो हमारी आइंस्टीन की हाइपोथेसिस के आने के बाद की है ना? Yes, लेकिन sir. एक्सरे का जो खोज है वो उसके पहले हो गया था, है ना? एक्सरे की खोज जो है वो ये आइंस्टीन की हाइपोथेसिस फोटान की थ्योरी आने के पहले हो गया था। तो ये कट ऑफ वेवलेंथ कितना है, इसी को एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ड्यूना और हंट ने एक्सपेरिमेंटली पाया था कि द कट ऑफ वेवलेंथ शुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब ये क्यों है, ये SC बाई E के बारे में उनको जानकारी नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन को परफॉर्म करते हुए, वोल्टेज को बदलते हुए, टारगेट मेटल को बदलते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया और उसमें पाया कि हर केस के लिए
जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है दैट कैन बी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो इसको डूना एंड हंट रिलेशन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो ऑब्जर्व करा गया था फॉर द एक्सरे। क्लियर है? यस सर। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में हम लोग बात अगली क्लास में करेंगे। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा।